बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफ़े क्यों नहीं दे रही? इस्तीफ़ों का एक्चुअल में मसला है क्या? इन्होंने एक स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखा था और उस ख़त के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि हम इज्तिमाई तौर पर आना चाहते हैं और आकर हम इस्तीफ़े देना चाहते हैं। लेकिन फिर वो इज्तिमाई तौर पर आने में उन्होंने शायद अपना फ़ैसला बदल लिया या क्या मामला हुआ, ये स्पीकर कौमी असम्बली को तनकीद का निशाना बनाते रहे। फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी चले गए। इन्होंने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए मामला जो है वो तय करवाना था। स्पीकर कौमी असम्बली ये कहते रहे कि आप इनफरादी सतह पर आएँ, हर आदमी आके अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक कर ले। आपको याद होगा कि आज से 4 माह पहले भी उन्होंने इनको बुलाया था लेकिन वो नहीं आए थे। और क्यों नहीं आए थे, क्यों करके जो है वो इस्तीफ़े नहीं दिए गए थे, उस वक्त इनकी पॉलिसी कुछ और थी। लेकिन अब की दफ़ा ये बड़े मैच्योर पॉलिसी के साथ आगे बढ़े थे और इमरान खान का ये मानना था कि चूँकि पाकिस्तान इकनॉमिकली इतनी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स के ऊपर नहीं खड़ा तो लिहाजा नए मैंडेट का बहुत ज़्यादा लेना ज़रूरी है ताकि बड़े मुश्किल और जो भी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए फ़ैसले किए जा सकते हैं वो तमाम फ़ैसले किए जाएँ। लेकिन हुआ क्या? हुआ नाजरीन ये कि इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली के अंदर नहीं गई। कल स्पीकर कौमी असम्बली वो वहाँ लाड़काना में मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी में शिरकत की थी। लेकिन चूंकि इनके साथ टाइम हुआ था, आमिर डोगर साहब ने उनको बाकायदा फ़ोन करके कहा था कि जी आज हम बुध का दिन है, आज हम आना चाहते हैं, लिहाजा आप वहाँ लाड़काना से तशरीफ़ ले आएँ। तो वो वहाँ से स्पेशल इस्लामाबाद पहुँचे और वो इंतज़ार करते रहे। लेकिन फिर वो आमिर डोगर साहब ने को जब फ़ोन किया गया कि आप लोगों ने आना था, आप लोग क्यों नहीं आए, तो फिर उन्होंने माजरत कर ली कि ये आज तक के लिए प्लान नहीं है। इसका मैं आपके साथ जो सियासी अहवाल है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को अब पंजाब असम्बली और KP की असम्बली से जोड़ रही है। पंजाब असम्बली का मामला आपको पता है कि वो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है और वो 11 जनवरी को उसके ऊपर समाअत होगी और उस फैसले के अंदर ये बात लिखी हुई है कि उससे पहले अगर परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेना चाहें तो वो ले लें, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। अब परवेज़ इलाही साहब की जो टीम है वो ये समझते हैं कि 7 जनवरी के बाद जो है वो एतमाद का वोट ले लेंगे। हुआ इस तरह से है कि कुछ लोग यहाँ से मुल्क से बाहर गए हुए हैं और उनको जो लोग मुल्क से बाहर गए हुए हैं उनके पीछे भी फिर फर्दर जो है वो उनको तलाश करने की कोशिश की जा रही है। इतलात आ रही हैं कि मोनस इलाही और हुसैन इलाही स्पेन चले गए हैं और वहाँ स्पेन में जाके वो कोई अहम मुलाकातें करेंगे। एक्चुअल में वो अहम मुलाकातें क्या हैं? वो एक्चुअल में अपने बंदे इकट्ठे करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से हम एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाएं। अब उसके बाद फिर अगली बात यह है कि जब वो एतमाद का वोट ले लेते हैं, 11 जनवरी की समाअत हो जाती है, तो फिर अगला ऑप्शन क्या देखना है? फिर क्या हम इस्तीफ़े देंगे? क्या फिर हम असम्बलियों को तहलील करेंगे? ये सबसे इम्पॉर्टेंट नुक्ता है। अब इन्होंने तो तय ये किया था कि ये पहले पंजाब असम्बली से इस्तीफ़ा तहलील करेंगे, फिर KP की असम्बली तहलील करेंगे और फिर कौमी असम्बली में इज्तिमाई तौर पर पेश होकर वहाँ अपने इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट करवाएंगे। लेकिन बीच में एक नई बात भी इनके सामने आ गई और वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात थी। वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात की वजह से भी अब ये परेशान हो चुके हैं। इस बुनियाद पर भी मैं नाजरीन आपको बताता चलूँ, इस बुनियाद पर भी आज इमरान खान असम्बली के अंदर नहीं गए। आज उन्होंने अपनी जमात के लोगों को असम्बली के अंदर नहीं भेजा। वो क्यों करके नहीं भेजा? क्योंकि उनके नज़दीक ये बात आ रही है कि अगर हमने इस्तीफ़े दे दिए और हम सारा ये असम्बलियाँ खाली कर बैठे तो फिर उसके बाद ये हुकूमत के पास ऑप्शन कोई नहीं बचेगा। और अगर इन्होंने टेक्नोक्रेट्स को मुसल्लत कर दिया, यहाँ पर टेक्नोक्रेट्स ले आए, तो ये बात फिर आगे की जा रही है कि फिर फर्दर जो है वो 3 से 4 महीने की बजाय भी बात को आगे बढ़ाया जा सकता है किसी लेजिस्लेशन के ज़रिए से। तो अगर किसी लेजिस्लेशन के ज़रिए से इन्होंने ये काम कर दिया, टेक्नोक्रेट्स के ज़रिए से इन्होंने एक लंबे अरसे के लिए मामले को पेंडिंग कर दिया, तो फिर इनके चांसेस कम हो जाएंगे। फिर इनकी भी रेमेडी जो है वो बन जाएगी, पॉलिटिकली इनको ये बात सूट करेगी और उनकी भी रेमेडी जो है वो तो ज़ाहिर होंगे टेक्नोक्रेट, उनको तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो चाहे डॉलर 250 का, वो पेट्रोल 250 का कर दें, चाहे वो 600 का कर दें, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसके कंधे के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाएगी? नवाज शरीफ एंड फैमिली कहेगी कि इस वादे के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी कि ठीक है हम आते हैं, आके हम बेहतर करेंगे। इमरान खान की जो है वो किसके ऊपर फिर रख कर जो है वो तलवार चलाएगा? और टेक्नोक्रेट्स के ऊपर तो उस तरह से वो तलवार नहीं चलाई जा सकेगी। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ऊपर तलवार चलाई जाती है।
तो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स तो ये कह देंगे कि हम तो सिर्फ 6 माह के लिए इक़्तिदार के अंदर आए थे या 8 माह के लिए इक़्तिदार के अंदर आए थे, तो ये एक मार्जिन ज़रूर मिलेगा उनको। तो उस मार्जिन को देखते हुए वो भी इसके मुखालिफ हैं। तो इस वजह से भी उन्होंने अब ये बात सोचना शुरू कर दी है कि यार ये इस्तीफ़े ना दिए जाएं और इससे बाहर जो है वो ना निकला जाए। चलो कम से कम उससे ये होगा कि जितनी बदनामी लेनी है ये लोग ले लेंगे और उसके बाद जो है वो सूरत हाल जो है वो फर्दर रहेगी। ये बात मुझे नज़र आ रही है, मैं ये समझ सकता हूँ इस वक्त कि इमरान खान ये सोच रहे हैं कि यार जितना नुकसान होना है PMLN की गवर्नमेंट का हो जाए और इनको अगर अब टाइम मिलता है तो मिल जाए। इकॉनमी तो ठीक होने नहीं लगी, तो जब इकॉनमी ठीक नहीं होगी तो इनको बयानियाँ बनाने का भी मौका मिलेगा, इनको ये कहने का भी मौका मिलेगा कि हाँ जी आप देखें, आप ने एक चलती हुकूमत को ख़त्म किया था तो देखें आपका क्या हाल हो गया, और फिर इनको फर्दर जो है वो नुकसान पहुंचेगा, डैमेज पहुंचेगा। तो इस नुकसान से, इस डैमेज से जो है वो इनको पहुंचाने के लिए अब इमरान खान इस टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की मुखालफत कर रहे हैं, इस निगरान सेटअप की मुखालफत कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की यहाँ तक की हद तक तो पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। इमरान खान को कंटिन्यू करना चाहिए इस पॉलिसी को, और वो अगर इसी तरह से मुखालफत में चलते रहे, उनको तो पॉलिटिकली सूट करता है ये बात, और वो अगर इसी तरह से चलते रहे तो यकीनन इसका आने वाले दिनों के अंदर जो है वो उनको फर्दर उनको फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन टेक्नोक्रेट्स को एक्सेप्ट करके उनको भी पॉलिटिकली लॉस पहुंचेगा, क्योंकि इनके पास तो PMLN के पास तो कहने के लिए इमरान खान की बहुत सारी बुराइयां और नाकामियां और फलां तोशा खाना और फिर घड़ी बेचना और ये वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो इमरान खान के पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है, और इमरान खान भी इनको कहेंगे कि ये चोर हैं, डाकू हैं, 1100 अरब की इन्होंने NRO ले लिया, करप्शन माफ़ कर दी और फलां। फिर दोनों के पास बयानियाँ मौजूद होंगे अगर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो आ जाए। लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी आपको ये कहा था कि मुझे नज़र नहीं आ रहा अभी तक कि ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का आना और मुआशी टीम का आगे लेकर बढ़ना ये PMLN की नाकामी तस्वर होगा, ये इसहाक डार की नाकामी तस्वर होगा, ये शहबाज शरीफ की नाकामी तस्वर होगा, और फिर इसको इतनी आसानी के साथ इमरान खान के कंधों के ऊपर नहीं डाला जा सकेगा कि जी इसने 3.5 साल के अंदर ये कर दिया, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ और कहते हैं। मैंने आज स्टडी किया तो मुझे मालूम ये हुआ, मैं आपके साथ भी शेयर करता चलूँ, कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो 5.7% पर खड़ी थी जब अप्रैल 2022 था। आज पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो GDP 3.4% के ऊपर खड़ा है। तो ये डिक्लाइन आया है और इसने फर्दर डिक्लाइन की तरफ जाना है अगर यही हालात रहे तो ये चीज़ें जो हैं ये फिर इमरान खान ज़ाहिर है फिगर्स पब्लिक के सामने रखेंगे, और जब वो पब्लिक के सामने रखेंगे तो उनको एक मोमेंटम क्रिएट ज़रूर होगा और उसमें उनको पॉलिटिकली फ़ायदा ज़रूर होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान जो हैं वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की मुखालफत सही कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बार फिर अपने नुक्ते के ऊपर खड़ा हूँ कि अभी तक मुझे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो बनती हुई नज़र नहीं आ रही। आसिम मुनीर साहब इसके लिए सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं, लोग आते हैं कहते हैं, बात ज़रूर सुनते हैं वो, और उनकी बात को सुना जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर अमल होता हुआ अभी तक नज़र नहीं आ रहा। फर्दर इसके अंदर जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।